Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेशर में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से समझ पाओ तो स्टूडेंट्स को प्लीज़ स्टार्टिंग टू एंडिंग वॉच कीजिएगा, इंटेंसली कॉन्शियसली एंड वॉचफुली इस पर फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आप इस पर अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना सको। और स्टूडेंट्स, यदि आपको अच्छे से समझ आता है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, कमेंट्स भी आपको करना चाहिए ताकि मुझे समझ आ सके कि आपको कहाँ तक समझ आया, कहाँ तक आपको डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइटल इसका आप देखिएगा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यानी कि टाइटल से समझ हमको आता है कि हम नहीं डरते किसी से मरने से, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम सब इकट्ठे हैं तो हमको मरने से डर नहीं लगता। तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थॉट है स्टूडेंट्स। ये क्लास 11th का ये जो आपका टॉपिक रहेगा, चैप्टर सेकंड है, फर्स्ट बुक हॉर्नबिल, और इसको लिखा स्टूडेंट्स गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। तो इसमें राइटर स्टूडेंट्स से क्या कहना चाहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि एक प्रकार से ऑटोबायोग्राफी स्टूडेंट्स, यानी कि पीस ऑफ राइटिंग क्या है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें राइटर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, यानी कि वो पूरे विश्व की यात्रा करना चाहता है, पूरे विश्व का भ्रमण करना चाहता है। वो भी किस प्रकार से भ्रमण करना चाहता है स्टूडेंट्स, वॉयज। वॉयज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यानी कि इसका मीनिंग इस प्रकार से निकालेंगे कि जैसे कि हम कोई जर्नी करते हैं, समुद्र के द्वारा हम कोई जर्नी करते हैं और वो जर्नी हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए, पूरे विश्व का हम भ्रमण करना चाहते हैं तो उसको हम वॉयज बोल देते हैं। तो इंग्लिश की अगर इसकी बात करें तो जर्नी थ्रू शिप इसको आप बोल सकते हो, यानी कि समुद्री जहाज के द्वारा जर्नी करना, ओके, वो भी पूरे विश्व का भ्रमण करना, तो उसको वॉयज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें जो जेम्स कुक, जिसने 200 वर्ष पहले पूरे विश्व का भ्रमण किया था, इसी प्रकार से वॉयज उसने की थी। तो स्टूडेंट्स, ये जो राइटर है उसी को फॉलो करना चाहता है। तो देखते हैं इस चैप्टर का वैल्यू क्या है, उस पर हम फोकस करते हैं। वैल्यू ऑफ द चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर का क्या वैल्यू है, किस चीज़ पर बेस्ड है, ये क्या हमको सिखाता है। तो इसको ये हमको सिखाता है स्टूडेंट्स, ऑप्टिमिज्म लीड्स अस टू विक्ट्री, यानी कि जो आशावादी जो थिंकिंग होती है, जो आशावादी जो लोग होते हैं वो हमेशा विक्ट्री प्राप्त करते हैं। तो हमको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, राइट, ताकि हम अपनी लाइफ में हर चीज़ पर विक्ट्री प्राप्त कर सकें। तो इस लेसन से हमको ऑप्टिमिज्म लीड्स का पता चलता है कि हमको अपनी लाइफ में जो भी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उसमें यदि हमको विक्ट्री चाहिए तो हमारी जो लीड है वो ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, ना कि पेसिमिस्टिक होनी चाहिए, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर, यानी कि राइटर की डिज़ायर विश इसमें आपको दिखाई देगी, क्योंकि राइटर चाहता है, उसकी डिज़ायर उसकी विश है वो क्या है, हम पढ़ते हैं। राइटर वॉन्ट्स टू वॉयज, राइटर जो है वो जल यात्रा करना चाहता है द होल वर्ल्ड, पूरे संसार की, बिकॉज क्योंकि ही वॉज इंस्पायर्ड विद द पर्सनैलिटी ऑफ जेम्स कुक। जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि जेम्स कुक ने 200 ईयर्स अगो इस प्रकार की जर्नी उसने की थी, तो ये राइटर उससे काफ़ी इंस्पायर हो गया था और ये सोचता है कि मैं भी ऐसी जर्नी करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से इसने डिसाइड किया। हु हैड कंप्लीटेड हिज मिशन ऑफ वर्ल्ड, जो कि अपना मिशन कंप्लीट कर चुका था, कौन, जेम्स कुक। वर्ल्ड वाइड वॉइस 200 ईयर्स अगो, 200 वर्ष पहले उसने इस प्रकार की वॉइस की थी। तो राइटर भी उसको फॉलो करता है, वो चाहता है कि मैं भी इस प्रकार की जर्नी करूँ, पूरे विश्व का मैं भ्रमण करूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसमें हमको समझ आए कि क्या इसमें बताया गया है। 3 ईयर जर्नी, यानी कि इसमें वही पॉइंट्स मैंने लिखे हैं स्टूडेंट्स जो कि इस जो स्टोरी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आपको पता लग सके कि स्टोरी में एक्चुअल में है क्या, स्टोरी का जिस्ट क्या है, समरी क्या है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो भी इसके अंदर है स्टूडेंट्स, मैंने सब यहाँ मैंशन किया है। 3 ईयर जर्नी, राइटर डिसाइड करता है कि 3 साल की जर्नी उसको करनी है, और वो जर्नी जो है स्टूडेंट्स में कितना डिस्टेंस कवर करना है उनको, 2,55,000 किलोमीटर का उनका जर्नी है। देखिए स्टूडेंट्स, 3 ईयर, मैंने ईयर लिखा इधर, ईयर्स नहीं लिखा क्योंकि जर्नी नाउन है और नाउन से पहले सिंगुलर होता है, प्लूरल सेंस यूज नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ 3 ईयर लिखा गया है, यदि जर्नी को मैं हटा दूँ तो इसको मैं 3 ईयर्स लिख सकता हूँ फिर। तो 3 साल की उनकी जर्नी है स्टूडेंट्स, और कितना डिस्टेंस कवर करना है, 2,55,000। नरेटर जो स्टूडेंट्स वो एक ओल्ड, यानी कि कितना, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, यानी कि वो एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, जिसकी एज कितनी स्टूडेंट्स, 30 ईयर ओल्ड है। वो अकेला इस यात्रा में शामिल नहीं है स्टूडेंट्स, उसके साथ उसकी वाइफ मैरी भी है, उसका जो सन है स्टूडेंट्स जो कि 6 ईयर ओल्ड है जिसका नाम जॉनथन है वो भी शामिल है, और उसकी डॉटर जो है वो 7 ईयर ओल्ड है जिसका नाम सुजैन है स्टूडेंट्स। और उन्होंने जो बोट बनाई है उस बोट का नाम वेव वॉकर है स्टूडेंट्स, वो लकड़ी की बड़ी सुंदर बोट थी जिसकी लंबाई 23 मीटर थी स्टूडेंट्स, तो 30 टन उस बोट का वेट था।
और ये जो यात्रा उन्होंने शुरू करनी थी स्टूडेंट्स, वो शुरू की गई थी जुलाई 1976 में। और वो कहाँ से शुरू की गई? प्लाईमाउथ। देखिएगा ये जो प्लाईमाउथ मैंने लिखा स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश का जो है हिंदी ट्रांसलेशन है इस शब्द का एक्चुअल अगर बात करें तो। और यदि हम इसको ट्रांसक्राइब करें तो इसका इंग्लिश जो प्रोनाउंसिएशन होता है प्लीमेट। तो आपको समझना है इसको, आप हिंदी इसका ट्रांसलेशन कीजिए, प्लाईमाउथ हो जाएगा, और यदि आप इसका इंग्लिश ट्रांसक्राइब करना चाहते हो तो ये प्लीमेट हो जाएगा। तो ये प्लाईमाउथ को या प्लीमेट, ये एक बंदरगाह है, एक डॉक है जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। ऑलराइट, अब देखिए इसमें विद 2 सेलर्स, और उन्होंने अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि रफ वेदर भी हो सकता है, समुद्र में जो यात्रा करनी है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है स्टूडेंट्स, तो उसमें फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ती है, तो उन्होंने अपनी हेल्प के लिए 2 सेलर्स भी हायर किए। जो फर्स्ट सेलर था स्टूडेंट्स वो लैरी, जो अमेरिका से था, और जो सेकंड सेलर था स्टूडेंट्स वो हब, वो स्विट्जरलैंड से था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये उनकी तैयारी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं द होल स्टोरी इज डिवाइड इनटू 8 फेजेस, यानी कि स्टूडेंट्स मैंने इस स्टोरी को आपको समझाने के लिए, आपके लिए इजी बनाने के लिए, जो भी इसके मेन पॉइंट्स हैं, तो कंप्लीट स्टोरी को मैंने डिवाइड किया है 8 फेजेस में। तो हम फर्स्ट फेज पर डिस्कस करते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर द वॉयज, यानी कि समुद्र की यात्रा की उन्होंने किस प्रकार तैयारी की, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस फर्स्ट पॉइंट में इस स्टोरी का कितना हिस्सा आता है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो हिस्सा मैं आपके साथ हिंदी में शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस स्टोरी पर बने, आपके माइंड में एक पिक्चर बने। और एक्चुअल में ऐसा होता है स्टूडेंट्स, जब कोई पढ़ाने वाला हो, स्पीकर, टीचर कोई भी हो, जो आपको टीच कर रहा है, आपको ट्रीट कर रहा है, तो यदि उसकी थॉट प्रोसेस जो होती है वो एक नेचुरल फ्लो उसका बनता है, तो डेफिनेटली हमारे माइंड में एक पिक्चर बनता है, तो रीडर्स को भी वो चीज़ समझ आती है। तो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक इसके शब्द को, ताकि आपको स्टोरी समझ आए अच्छे से, फिर क्वेश्चंस का आप आंसर दे सको। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि आपको पता लगा स्टूडेंट्स, प्रिपेयरिंग फॉर द वॉयज, यानी कि समुद्र की यात्रा में क्या उन्होंने तैयारी की है, तो इस पर मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए सुनिए ध्यान से, समझिए इसको, इंटेंशनली वॉचफुली फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स। लेखक जो है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो समुद्र का चक्कर लगाने के लिए, यानी कि समुद्र में पूरे संसार का भ्रमण वो करना चाहता है। और ये यात्रा की जो शुरुआत है स्टूडेंट्स, ये कब शुरू होती है, जैसे मैंने आपको इसमें डिस्कस किया, बताया अभी, इस यात्रा की शुरुआत जो है स्टूडेंट्स वो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जुलाई 1976 में वो शुरुआत करते हैं। और वो अकेला इस यात्रा में शामिल नहीं होता स्टूडेंट्स, उस यात्रा में उसकी पत्नी मैरी है, उसका पुत्र जॉन भी उसमें शामिल है, उसकी पुत्री सुजैन भी उसमें शामिल है, और पुत्र की आयु 6 वर्ष है, और पुत्री स्टूडेंट्स 7 साल की है। और लेखक, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 37 वर्ष का एक बिजनेसमैन है, उसकी आयु 37 वर्ष है, 37 ईयर्स ओल्ड है वो, और वो एक बिजनेसमैन है। तो ये सभी मिलकर 1976 में इस मिशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सर जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि वो उसी मार्ग को अपनाना चाहते हैं, वो उसी को फॉलो करना चाहते हैं जो कि 200 ईयर्स अगो उन्होंने, जो एक इसमें मैंने बताया आपको कि जेम्स कुक जो थे 200 वर्ष पहले उन्होंने यात्रा की थी, तो राइटर भी उसको फॉलो करना चाहता है। और स्टूडेंट्स एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस हेडिंग के अंदर, कि उनको 16 वर्ष लग गए थे, राइटर और उसकी पत्नी को ये प्लानिंग बनाते बनाते 16 वर्ष इनके गुजर गए थे। और जो समुद्री यात्रा संबंधी जो कुशलताएं होती हैं उनको कंप्लीटली सीखने में और अपने आप को उस चीज़ में परफेक्ट बनाने में, कि समुद्र में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रफ वेदर होता है, वेव्स हाई होती हैं, यानी कि स्टॉर्म है या फिर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है, तो उन सबको फेस करने के लिए जो उनकी प्रिपरेशन थी, जो उनकी कुशलताएँ थी, जो उन्होंने सीखा था समुद्री यात्रा से संबंधित, जो भी चीज़ वो सीख सकते थे, उन्होंने अच्छे से उसको सीखा। और स्टूडेंट्स उन्होंने 23 मीटर लंबी एक बोट बनाई जिसका नाम वेव वॉकर था, और उस बोट का जो वेट था स्टूडेंट्स वो 30 टन था, जैसे मैंने आपको बताया। और 3 साल उन्होंने फिक्स किए इस जर्नी के। अब लेखक ने डिसाइड किया कि 3 साल में हमें ये पूरे संसार की जो जर्नी है वो पूरी करनी है समुद्र के द्वारा, और अपनी बोट में वो इस यात्रा को पूरा करने वाले हैं। बोट का नाम क्या स्टूडेंट्स? वेव वॉकर। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का कि बोट का नाम क्या है, वेव वॉकर। और वो कितनी लंबी है? 23 मीटर वो लंबी है, और उसका वेट कितना है? 30 टन है। किसी से बनी? वो एक लकड़ी से बनी बहुत सुंदर बोट है। और स्टूडेंट्स वो कितने साल डिसाइड किए उन्होंने यात्रा के लिए? 3 साल डिसाइड किए। और कितना डिस्टेंस कवर करना स्टूडेंट्स उनको? 2,55,000 का जो डिस्टेंस उनको कवर करना है। तो स्टूडेंट्स जो यात्रा का पहला भाग था वो बड़ी खुशी खुशी से बीतता है। वो कितना भाग था स्टूडेंट्स? यानी कि 1,05,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उनका, जो दूरी उनको तय करनी थी, वो बड़ी आसानी से, बड़ी राहत से, बड़ी खुशी से बीत जाती है। उसके बाद वो अफ्रीका के पश्चिम तट के साथ साथ यात्रा करके केप टाउन पहुंचे। अब वहाँ जो उनको यात्रा करनी है स्टूडेंट्स, वो विश्व के सबसे तूफानी सागर में उनको यात्रा करनी है, जो कि दक्षिण हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स वहाँ फिर उन्होंने अपनी हेल्प के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 2 नाविक और वो ले लेते हैं। पहले नाविक का नाम क्या है? लैरी विजिल, जो कि अमेरिका से था, और दूसरा नाविक जो था स्टूडेंट्स वो हब सीजलर था, जो कि स्विट्जरलैंड से था। तो इस प्रकार उनकी तैयारी थी स्टूडेंट्स। अब वो वहाँ से चलने की तैयारी में है। तो देखिएगा हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट फेज पर।
आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको पहला जो फेज़ था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। उस फेज़ के अंदर जो भी स्टोरी का पार्ट आता था उस पर मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। उसके बाद बियॉन्ड केप टाउन, ये स्टोरी का सेकंड मैंने फेज इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। सेकंड फेज़ का जो ये इसमें स्टोरी मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो बियॉन्ड केप टाउन का मतलब क्या है कि केप टाउन से वो दूर चले जाते हैं हम। इसमें क्या है कि देखिए अब इनको केप टाउन से चले हुए 2 ही दिन बड़ी मुश्किल से हुए थे कि हवाएं काफ़ी तेज़ चलने लगी। और हवाएं स्टूडेंट्स काफ़ी तेज चल रही थी। वो ये नहीं था कि सिर्फ एक दिन के लिए चली थी, वो कुछ सप्ताहों तक निरंतर चलती रही वो हवाएं। लेखक को हवाओं की चिंता नहीं थी। लेखक को चिंता सिर्फ इस बात की थी कि जो लहरें उठ रही थी समुद्र में, जो वेव्स थी वो काफ़ी ऊंची लहरें थी। उनकी ऊंचाई स्टूडेंट्स 15 फीट के आसपास थी। और 25 दिसंबर को वो केप टाउन के पूर्व में 3,500 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया था। फिर मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लेकिन उन्होंने उस मौसम में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया, काफ़ी होप से काम लिया। उन्होंने अपना जो क्रिसमस ट्री था उसके साथ उन्होंने क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया, नव वर्ष को उन्होंने सेलिब्रेट किया स्टूडेंट्स। लेकिन मौसम जल्दी ही बदल गया। लेकिन बदला कैसे, वो और भी ख़राब हो गया स्टूडेंट्स मौसम। लेकिन 2 जनवरी को बहुत बड़ी लहरें उठने लगी और जहाज़ का प्रत्येक लहर पर जो उसके सामने जो लहर आ रही थी तो जहाज़ ऊपर की तरफ उठ जाता था। अब उन्होंने काफ़ी घबराहट उनको हुई, तो उन्होंने प्रत्येक चीज़ को रस्सों से कसकर बांध दिया और खुद भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने वाटरप्रूफ क्लॉथ्स पहन लिए, लाइफ जैकेट्स पहन ली, ताकि तूफान में यदि नौका टूट भी जाती है तो अपने आप को सेफ कर सकें और वो बचा सके। किसी न किसी तरह से उन्होंने इस प्रकार से कोशिश की। शाम के 6 बजे पूरा सन्नाटा छा जाता है स्टूडेंट्स। हवा का चलना बंद हो जाता है, आकाश बिल्कुल काला हो जाता है और बादलों की गर्जन उनको सुनाई देने लगती है। और उनके पीछे, बोट के पीछे वो देखते हैं तो एक बहुत ही विशाल बादल दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल में वो कोई बादल नहीं था, वो तो एक बड़ी भयानक लहर थी जो कि लहरों से भी आकार में दुगनी हो गई थी। पूरी तरह से वर्टिकल थी स्टूडेंट्स वो लहर। तो ये जो स्टोरी का पार्ट है वो इसमें आता है केप टाउन से जब वो दूर चले जाते हैं। तो 3,500 का वो डिस्टेंस वो कवर कर लेते हैं। और इसमें 25 दिसंबर को वो अपना जो है क्रिसमस डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी वो होप से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है मौसम काफ़ी जो है रफ़ हो जाता है, वेदर काफ़ी रफ़ हो जाता है और ऊँची लहरें उठने लगती हैं। लेकिन फिर भी वो काफ़ी पेशेंस से काम लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इससे हमको पता लगता है कि कितनी ऑप्टिमिस्टिक उनकी थॉट थी और कितना कॉन्फिडेंस से वो काम कर रहे थे। अब देखिएगा कॉट इन स्टॉर्म, कॉट इन द स्टॉर्म यानी कि तूफान में वो फंस जाते हैं। तो कैसे तूफान का वो सामना करते हैं, अब इस फेज के अंदर जो स्टोरी का पार्ट उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि धीरे धीरे जो बादलों की जो गर्जन थी स्टूडेंट्स वो गड़गड़ाहट में बदल जाती है। और लेखक ने अब सोचा कि जो सामने से लहर आ रही थी बहुत विशाल, कि जहाज उस लहर पर पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लहर से टकराकर जहाज के अंदर बड़ा धमाका होता है और जहाज का आगे वाला जो हिस्सा है, जो डेक है, वो टूट जाता है स्टूडेंट्स। और जो राइटर है उसका सिर स्टीयरिंग व्हील के साथ टकरा जाता है। और राइटर ने अब इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था कि अब उसकी मौत नज़दीक है, अब उनको बचाने वाला कोई नहीं है, वो मरने वाले हैं, क्योंकि बहुत तेज़ तूफान थे इसमें फंसे हुए थे। और स्टूडेंट्स अचानक क्या होता है कि डेक पर जो वो राइटर था उसको हवा के झोंके ने, तेज़ तूफान ने, लहरों ने इस प्रकार घुमा जैसे कि कोई कपड़े की गुड़िया होती है। और राइटर की जो बाईं तरफ की पसलियाँ थी वो टूट गई, उसके दांत भी टूट चुके थे और उसका मुंह खून से पूरी तरह से भर गया था। और वह किसी न किसी तरह स्टीयरिंग व्हील के पास पहुंचना चाहता, लेकिन लहरें इतनी ऊंची हो गई थी स्टूडेंट्स कि वो स्टीयरिंग व्हील के पास नहीं पहुंच सकता था। हर जगह जहाज के ऊपर पानी पानी हो गया था। अब लेखक को ये चीज़ का पता लग गया था, उसको ये चीज़ समझ आ गई थी कि जहाज़ की जो नीचे वाली स्टोरीज हैं, स्टोरीज स्टूडेंट्स जहाज़ की जो मंजिल होती है उनको बोलते हैं। तो जहाज़ की जो नीचे वाली स्टोरीज उनमें पानी भर गया था, किंतु उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो स्टीयरिंग व्हील को छोड़कर नीचे जाकर जाँच कर सके। पूरी तरह से जहाज़ जो था अस्त व्यस्त हो गया था, टूट गया था। तो स्टूडेंट्स इस कॉट इन द स्टॉर्म में आपको समझ आ गया कि किस प्रकार से तूफान में वो फंस गए थे। यानी कि काफ़ी इंजरी हुई थी, राइट, काफ़ी जख्मी हो गया था, उसकी जो बाईं तरफ की पसलियाँ टूट गई थी, उसके दांत टूट गए थे स्टूडेंट्स, जो माउथ खून से भर गया था और उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी, काफ़ी नुकसान जहाज़ का भी हो गया था। तो तूफान का वो सामना करते करते काफ़ी परेशान हो गए थे और मौत उनके नज़दीक आ गई थी। और लेखक ने इस बात की सच्चाई को स्वीकार कर लिया था कि अब उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको इन तीनों फेजेस के अंदर जो मैंने स्टोरी आपसे शेयर की है वो आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। देखिएगा स्टोरी समझने का सिर्फ यही एक पर्पज़ रहेगा आपके लिए और मेरा बताने का भी यही पर्पज़ है, ताकि आपके माइंड में स्टोरी जो है वो एक पिक्चर उसकी क्रिएट हो सके कि किस प्रकार की सिचुएशन वहाँ पर थी। अब देखिए स्टूडेंट, स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म यानी कि वो तूफान में संघर्ष कर रहे हैं, तूफान में वो फंस गए हैं। तो मैंने बताया कैसे वो फंस गए हैं, कितना नुकसान उनको हो गया है, उनको इंजरी भी हुई है राइटर को। और अब स्टॉर्म जो है, तूफान जो स्टूडेंट्स वहाँ वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं इसके बारे में पढ़ते हैं।
देखिएगा तूफ़ान में संघर्ष जो था स्टूडेंट्स बहुत ही उनके लिए डिफ़िकल्ट चल रहा था वो सब चीज़ें। जो उन्होंने वहाँ से जो उसको लिया था नाविक को, जो लैरी था जो कि अमेरिका से बिलॉन्ग करता था, और जो हब था जो स्विट्ज़रलैंड से बिलॉन्ग करता था स्टूडेंट्स, वो दोनों जो है पंप से पानी निकालने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कंप्लीटली वो कंटिन्यूस काम पर लगे हुए हैं। और जो टूटी हुई लकड़ियों के जो हिस्से थे वो सब जगह लटके हुए थे, यानी कि जो फ्रेम थे जहाज़ के अंदर लकड़ी के, जो भी उनका सामान था वो टूट गया था, बिखर गया था। जो उनके वस्त्र थे, जो क्रॉकरी का सामान था, जो खिलौने वगैरह थे, पानी में इधर उधर वो तैर रहे थे। लेकिन जो लेखक था वो किसी न किसी तरह से तैरता हुआ, घिसटता हुआ, बड़ी मुश्किल से वो बच्चों के कैबिन में पहुंच गया। और वहाँ उसने बच्चों से पूछा कि क्या आप सभी ठीक हो। लेकिन जो उसकी लड़की थी स्टूडेंट, जो शिव, जिसको सुजैन उसका कंप्लीट नाम है, जो 7 ईयर्स ओल्ड है, उसके सिर पर चोट लगी थी। लेकिन उसके फादर के पास, उस राइटर के पास अपने बच्चों की चिंता करने का कोई वक्त नहीं था, क्योंकि उनके जो लाइफ थी पूरी तरह से संकट में थी। इसलिए वो सिर्फ एक बार पूछने गया था। और उसके बाद वो बाहर आता है। उसने देखा कि जहाज़ के अंदर एक हॉल बन गया, एक छिद्र बन गया है, और पानी जो है जहाज़ के अंदर आ रहा है। और कैबिन के आसपास जो कूड़ा करकट था वो तैर रहा था, जो डिबरी जो थी वो तैर रहा था, सामान टूटा फूटा जो भी इधर उधर। उनके जो पंप थे जिनसे वो पानी बाहर निकाल रहे थे, और खासतौर पर जो बिजली का पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, वो खराब हो गया था, और पानी का स्तर जहाज़ के ऊपर बड़े भयानक रूप से बढ़ रहा था। उनके पास एक स्पेयर में एक एक्स्ट्रा जो था बिजली का पंप था स्टूडेंट्स। तो राइट ने बड़े दिमाग से काम लिया, बड़े सुदबुद्ध से काम लिया। उसने उस पंप को बाहरी पाइप के साथ जोड़ दिया और उसने काम करना शुरू कर दिया, और वो पानी बाहर निकालने में समर्थ हुए, और वो पानी बाहर निकालना स्टार्ट उन्होंने कर दिया स्टूडेंट्स। तो दिन रात वो काम करते रहे और जहाज से वो पानी वो निकालते रहे। अब राइटर को अपनी सहायता के लिए उसने सोचा कि चलो मैं रेडियो सिग्नल दे देता हूँ, लेकिन वो समुद्र में इतनी दूर चले गए थे कि रेडियो सिग्नल वहाँ कोई काम नहीं कर रहा था स्टूडेंट्स। काफ़ी सुदूर कोने में वो चले गए थे। और जो शो थी स्टूडेंट्स, उसका सिर काफ़ी तरह से उसमें स्वेलिंग आ गई थी, सूज गया था, उसकी आंखें भी पूरी तरह से काली हो गई थी, बाजू पर बड़ा गहरा घाव लग गया था। यानी कहने का मतलब है कि राइटर को भी काफ़ी इंजरी हुई थी और उसके बच्चों को भी काफ़ी इंजरी हुई थी, वो जख्मी हो गए थे। शिव के सिर में स्वेलिंग आ गई थी और बाजू पर जख्म बन गया था, आँख जो थी वो भी ब्लैक पड़ गई थी, और जो राइटर है उसकी पसलियाँ टूट गई थी। कुल मिलाकर उनका फिजिकली भी काफ़ी नुकसान हो रहा था, इंजरी हो रही थी, और जो उनका जो वे वॉकर जो उनका जहाज था स्टूडेंट्स, वो भी काफ़ी डैमेज हो गया था। पूरी तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी वो पेशेंस बनाए हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, इतने डिफिकल्टी में, इतने स्ट्रगल के दौरान वो इतने दूर वो चले गए हैं कि कोई उनके आसपास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, रेडियो सिग्नल को नहीं, किसी के पास वो रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, फिर भी वो हिम्मत से काम ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, इससे हमको लाइफ में बहुत कुछ सीख मिलती है। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फेज पर, द सर्च फॉर एन आइलैंड। अब उनको एक आइलैंड की तलाश थी। वो कौन सा आइलैंड था स्टूडेंट्स? ऑस्ट्रेलिया वो जाना चाहते थे। लेकिन जहाज़ की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो उनको ऑस्ट्रेलिया पहुंचा सके। वो दिन रात पानी निकाल रहे थे, पानी निकालते निकालते उनको 15 घंटे हो गए थे। तो उनको लग नहीं रहा था कि इस अवस्था में, क्योंकि जहाज़ की जो नीचे वाली स्टोरेज थी उनमें काफ़ी पानी भर गया था, काफ़ी फ्रेम टूट गए थे जहाज़ के। तो अब उनको इस बात की कोई होप नहीं रही थी, उनको लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया हमको पहुंचा देगा। तो राइटर जो काफ़ी परेशान हो गया था। अब 4 जनवरी का दिन था स्टूडेंट्स, जो लगातार उनको 36 घंटे पानी निकालते हुए हो गए थे, पंपों से वो पानी निकाल रहे थे। अब केवल कुछ सेंटीमीटर ही पानी रह गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जहाज़ का जो नीचे वाला हिस्सा था या फिर सामने वाला जो हिस्सा था पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, पूरी तरह से टूट गया था। तभी क्या है कि मैरी को है कुछ मांस के टुकड़े मिलते हैं, कुछ बिस्किट्स मिलते हैं, क्योंकि उनको 2 दिन हो गए थे खाना खाए, 2 दिन के बाद उन्हें अपना खाना खाया था। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फेज पर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। यानी कि जो फर्स्ट हाफ का जो इससे पहले वाला फेज था, इसमें स्टोरी का इतना ही पार्ट आपके लिए रहेगा कि वो जो है 2 दिन के बाद अपना खाना खाते हैं, मैरी को मांस के टुकड़े मिलते हैं, कुछ बिस्किट्स मिलते हैं, जिनको वो खाकर अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तक वो जहाज़ नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट गया है, और तूफ़ानी जो लहरें और आने वाली हैं समुद्र में, उनका सामना करने की ना हिम्मत उनमें है, ना ही उस जहाज़ में इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट कोई बचा है कि वो उसको झेल सके। अब वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई की हम बात करते हैं, इस फेज में स्टोरी का कौन सा पार्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। ये टाइटल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि उनको देखो राहत बहुत थोड़ी ही मिली थी, बहुत कम रिलैक्स था उनके लिए, जो उन्होंने खाना खाया बहुत कम रिलैक्स था। सुबह के 4 बजे ही काले बादल बनने शुरू हो गए थे, और जो लहरें थी काफ़ी ऊंची हो गई थी। मौसम जो है दिन रात काफ़ी ख़राब हो रहा था, दिन में भी ख़राब ही चल रहा था और रात भर भी ख़राब ही चलता रहा। और 5 जनवरी की सुबह स्टूडेंट स्थिति बहुत भयानक हो गई थी। सो राइटर जो है बच्चों के कक्ष में जाता है उनको सांत्वना देने के लिए। जॉन ने पूछा अपने डैडी से कि डैडी वी आर गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? तो लेखक ने उनको तसल्ली देते हुए, उनको सांत्वना देते हुए कहा कि नहीं, हम कोशिश करेंगे बेटे, हम बचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो उसका लड़का था जॉनथन, जिसका कंप्लीट नाम था स्ट्रेंज, जो 6 ईयर ओल्ड था, उसने बड़ा ही बहादुरी से, बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ जो जवाब दिया उसने, बहुत ही यानी कि एक ऑप्टिमिस्टिक यहाँ से थिंकिंग दिखाई देती है कि एक बच्चे में कितनी पॉजिटिव थिंकिंग थी। तो उसने कहा कि डैडी
हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब इकट्ठे मर रहे हैं, यानी कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम सब इकट्ठे हैं तो हम मरने से नहीं डरते। कौन? यानी कि लेखक, उसकी पत्नी मैरी और जो उसका पुत्र है जॉन और उसकी पुत्री जो है सुजैन, यदि वो सब इकट्ठे मर रहे हैं तो मरने से उनको डर नहीं लगता। ये बात किसी ने कही स्टूडेंट्स, उसके लड़के ने कही। अब क्या है कि राइटर के पास इसका कोई जवाब नहीं था, यानी कि वो कुछ कह नहीं सका, तो उसने निश्चय किया अपने अंदर ही अंदर से निश्चय किया कि अब हम समुद्र से आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम समुद्र से स्ट्रगल करते करते ही अपनी जान क्यों नहीं देते, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था पॉइंट इसके अंदर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं और रे ऑफ होप यानी आशा की किरण उनको दिखाई देती है और उनको अपनी ज़िंदगी बचाने का जो है रास्ता किस प्रकार दिखाई देता है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टोरी आपको समझ आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 6 जनवरी की सुबह जो वेवॉकर जो उनका जो जहाज़ था स्टूडेंट्स, वो तूफान से बाहर आ गया था। हवा भी काफ़ी धीमी हो गई थी। लेखक अब चार्ट रूम में जाता है, वहाँ वो गणना करता है कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। यानी कि जब लेखक चार्ट रूम में जाता है तो उसने देखा कि वो जो है 1,50,000 किलोमीटर जो चौड़ा जो सागर, उसमें कहीं वो एक जगह पर थे और वो ढूंढ किसको रहे थे? 65 किलोमीटर जो एक चौड़ा टापू था उसको वो ढूंढ रहे थे और इस टापू का नाम था स्टूडेंट्स एम्स्टर्डम। अब लेखक और उसकी पत्नी गणनाएं कर रहे हैं। जो उसकी लड़की शू है वो दर्द से कराती हुई आती है, उसके सिर का बायां भाग काफ़ी सूज गया था स्टूडेंट्स और उसकी आंखें भी काली पड़ गई थी। तो शू ने अपने फादर को एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था और उस कार्ड में उसने लिखा था कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। और वो कार्ड जो था उनका धन्यवाद करने के लिए उसने दिया था कि जो वो इतना बेहतरीन काम कर रहे थे, उन सबको बचा रहे थे। देखिए स्टूडेंट्स, वो छोटे छोटे बच्चे भी कितना अच्छा सोच रहे हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल में कितना कॉपरेट कर रहे हैं, उनको कितना हिम्मत दे रहे हैं, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, बच्चे भी कितने पॉजिटिव थे। तो देखिए, जो ऑप्टिमिज्म थिंकिंग होती है, जो ऑप्टिमिस्टिक जो पर्सन होते हैं, वो हमेशा लाइफ में कितना ही डिफिकल्टी का फेज क्यों ना हो, उनको विक्ट्री जरूर मिलती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप लाइफ की बहुत चीज़ें सीख सकते हो कि लाइफ का दौर चाहे कैसा भी क्यों ना रहे, यदि हम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हैं तो डेफिनेटली हमारी विजय होगी। हम अपने रास्ते खुद इख्तियार कर सकते हैं, हम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। और यदि हम पेसिमिस्टिक हैं स्टूडेंट्स, तो फिर लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो इससे बहुत कुछ सीख मिलती है। तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स कि दोपहर के 2 बजे हैं और लेकर जो है डेक पर चला जाता है और उसने लैरी से कहा कि जहाज को 185 डिग्री पर घुमाओ। और उसको आशा थी लेकर कोई चीज़ की कि यदि हम 185 डिग्री पर जहाज को चलाते हैं तो डेफिनेटली हम 5 बजे, शाम के 5 बजे तक हम डेफिनेटली एम्स्टर्डम आइलैंड को ढूंढ लेंगे। ये उसको उम्मीद थी। और ऐसा कहकर वो नीचे कैबिन में चला गया, वह सोने के लिए, यानी काफ़ी वो थक गया था। तो ये था स्टूडेंट्स ए रे ऑफ होप। अब देखिएगा द लास्ट द हैप्पी लैंडिंग, यानी कि उनकी जो जिनको आइलैंड मिलता है उस पर बड़ी हैप्पी लैंडिंग होती है। बड़े खुश वो दिखाई देते हैं, ज़मीन पर वो पैर रखते हैं इतने लंबे टाइम के बाद, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, काफ़ी वो खुश हैं। और लेखक जो है वो ग्रेटफुल फील करता है, काफ़ी आभार फील करता है। बाकी जो मेंबर्स थे, जो सेलर्स जो थे जिन्होंने उसकी इतनी हेल्प की, जो उसके बच्चे थे जिन्होंने इतना कॉपरेट किया, इतना एक पॉजिटिव थिंकिंग उन्होंने अपनी जो वहाँ पर दिखाई, तो उसके लिए काफ़ी वो आभारी भी था। तो इसमें क्या हुआ कि जब वो जागा ना स्टूडेंट्स, शाम के 6 बज चुके थे और अब उसको लगा कि भाई 5 बजे तक हम अपना उस टापू को ढूंढ सकते थे एम्स्टर्डम को, लेकिन अब तो 6 बज चुके हैं, यानी कि हम टापू से आगे निकल गए हैं। अब हम नहीं बच सकते क्योंकि जहाज़ भी पूरी तरह से टूट गया था, वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा सकता था। लेकिन तभी वहाँ कैबिन में उसका लड़का जॉन आता है स्टूडेंट्स। और जॉन जो अपने पिताजी से कहता है कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, क्या आप मुझे गले लगा सकते हो? तो डैडी ने कहा कि बेटे मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं आप लोगों को बचाने में की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम सब बच पाएंगे, तो आप मुझे गले क्यों लगाना चाहते हो? मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। तो जॉन ने कहा स्टूडेंट्स देखो कितना अच्छा उन्होंने इस प्रकार की जो इनका डिस्कस हो रहा है इस पॉइंट को लेकर, कितनी अच्छी जॉन की बातचीत वार्तालाप हो रहा है जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जॉन ने कहा स्टूडेंट्स कि आप संसार के सबसे अच्छे डैडी हो, सबसे अच्छे कैप्टन हो, आपने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। तो उसके डैडी ने कहा कि बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम जो इस टापू को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो भी शायद पीछे रह गया। तो उसके पीछे पीछे जो लड़का था जो जॉन, उस शू भी वहीं आ गई थी। तो उसने कहा जॉन ने कि डैडी ऐसा कुछ नहीं है, टापू हमको मिल गया है, आप देखिए बाहर। तो जो राइटर है वो कैबिन से बाहर निकलता है, डेक पर वो दौड़ता है, उसने देखा कि टापू हमारे उनके सामने था। तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो काफ़ी यानी कि खुशी से चीखता है, चिल्लाता है और अपने बच्चों को अपने गले लगा लेता है और सभी का वो धन्यवाद करता है। तो वो वहाँ पर अपना स्टे कर लेते हैं उस रात के लिए। और उस टापू पर स्टूडेंट्स वो कोई बहुत अच्छा भी टापू नहीं था, वो एक वोल्केनिक स्टोन का एक बहुत बेकार सा टुकड़ा था, ज्वालामुखी जो चट्टान का एक खराब सा टुकड़ा था, जिस पर कोई खास वनस्पति भी नहीं थी, उस पर कोई पेड़ पौधे भी इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन लाइफ की आखिरी स्टेज में, यानी कि जब जो उनकी जान खतरे में थी, तो वो जगह ही उनके लिए सबसे अच्छी जगह बन गई, सबसे सुंदर जगह बन गई थी। तो वहाँ उस टापू पर जो 28 इनहेबिटेंट्स थे, यानी कि 28 जो निवासी थे,
उन्होंने भी हेल्प की उनकी, और ताकि वो अपनी जर्नी जो है आगे जारी रख सकें। और राइटर ने भी नाविकों का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का थैंक्स किया, आभार प्रकट किया कि उनकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा और वो कोशिश करता रहा, और सब ने मिलकर इस स्ट्रगल को जो है फेस किया, और इसमें उनको विक्ट्री मिली, और वो टापू जो आइलैंड था उसको पा सके, और वहाँ उनकी हेल्प हुई। तो राइटर जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है, काफ़ी ऑप्टिमिज्म लीड्स होती है उसकी विक्ट्री को प्राप्त करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ आई होगी। तो यदि आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और मुझे उम्मीद तो यही है स्टूडेंट्स कि आपको स्टोरी कंप्लीटली समझ आ गई है। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगिन। यानी कि जब मौसम खराब होना शुरू हुआ तो कैप्टन ने किस प्रकार के कदम उठाए थे प्रोटेक्ट करने के लिए जहाज को और अपने आप को। आंसर देखिएगा, ही ड्रॉप द स्टॉर्म जीप। देखिए ये स्टॉर्म है स्टूडेंट्स, जो कि तूफान में लगाए जाने वाले जीप का मतलब होता है पाल, ए काइंड ऑफ सेल, जिसको एक प्रकार की जो पाल कहा जाता है। टू स्लो द बोट डाउन, यानी कि इसकी बोट की, जो उनकी बोट थी उसकी स्पीड को डाउन करने। एंड लेस्ड, और बांधा गया। हैवी मूविंग रॉप, यानी कि भारी रस्सी से। मूविंग रॉप क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसी रस्सी से लंगर को बांधा जाता है। तो उन्होंने भारी रस्सी से, जो लंगर बांधने के काम आती थी, उस रस्सी से इन द स्टर्न, जहाज के पीछे वाले हिस्से को बांध दिया। देन डबल लेस्ड एवरीथिंग, तब प्रत्येक चीज को उन्हें दोहरा बांध दिया, और इस प्रकार से अपने जहाज को प्रोटेक्ट किया। अभी देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर। यहाँ ऑफ द वाटर इन द शिप, यानी कि लिस्ट बनाइएगा उन कदमों की, उन तरीकों की, उन जो भी उन्होंने इख्तियार किए थे, कैप्टन ने जो तरीके जो फॉलो किए थे, यानी कि जो जहाज के अंदर पानी आ रहा था उस पानी को रोकने के लिए जो कैप्टन ने जो तरीके फॉलो किए उसकी लिस्ट बनाइएगा, किस प्रकार से उसने जहाज को प्रोटेक्ट किया, पानी अंदर आने से रोका। आंसर देखिएगा, ही टुक सम वाटरप्रूफ हैच कवर, उसने कुछ जल रोधक हैच कवर लिए। वैसे हैच यदि वर्ब का काम करे तो इसका मतलब होता है अंडे से निकलना, लेकिन यहाँ हैच कवर जो है स्टूडेंट्स एक कैनवस होता है, यानी कि जल रोधक कपड़ा होता है जिसको होल्स में लगा दिया जाता है। ही स्क्रूड दैम अक्रॉस द बिग होल्स, और उसने स्क्रूड किया, टाइट कर दिया उन हैच कवर को, जो जहाज के अंदर बड़े बड़े हॉल बन गए जहाँ से पानी आ रहा था। बस इस प्रकार से ही ट्राई टू चेक द फ्लडिंग इन ऑफ वाटर, इस प्रकार से उसने बाढ़ के आते हुए पानी को चेक किया और उसको रोकने की कोशिश की। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके फाइनल पेपर में आ सकता है, तो उसको प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिएगा। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन जनवरी 4th एंड 5th। 4 और 5 जनवरी को जो वो नाविक थे, जो वो समुद्र में यात्रा कर रहे थे, जो वे वॉकर पर जो वो थे, उनकी मेंटल कंडीशन कैसी थी स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप बताइए। तो आंसर देखिएगा, ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी को, दे वर एबल टू पंप आउट मोस्ट ऑफ द वाटर। 4 जनवरी को वो सभी समर्थ थे पानी को पंपों से बाहर निकालने में। दैट हैड फ्लडेड इन, जो कि बाढ़ से अंदर आ रहा था, जो कि लहरों से अंदर आ रहा था। दे एट देयर फर्स्ट मील आफ्टर 2 days, उन्होंने अपना भोजन खाया, जो 2 दिन के बाद उनको भोजन मिला था। कुछ मांस के टुकड़े थे स्टूडेंट्स और कुछ बिस्किट्स, उनको 2 दिन के बाद भोजन मिला था। बट दिस रिलीफ वॉज शॉर्ट लाइव्ड, किंतु ये जो आराम था बहुत कम समय के लिए था। इन द इवनिंग, शाम में, ब्लैक क्लाउड्स बिगिन टू बिल्ड, काले बादल बनने शुरू हो गए थे। अब बिहाइंड दम, उनके पीछे, स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। बाय डान, देखिए स्टूडेंट, डान का मतलब होता है कि प्रभा जिसको बोलते हैं, डस्क होता है सूर्यास्त, होता है सूर्योदय। सूर्योदय तक द सिचुएशन हैड बिकम हॉरिबल, स्थिति बहुत खराब हो गई थी। द राइटर वेंट टू कंफर्ट द चिल्ड्रन, राइटर जो था बच्चों के कक्ष में गया उनको सांत्वना देने के लिए, उनको राहत देने के लिए। जॉन ने पूछा हिज फादर, अपने पिता से, इफ दे वर गोइंग टू डाई, क्या वे मरने जा रहे हैं। द राइटर ट्राई टू एनकरेज हिम, राइटर ने उसको प्रोत्साहित यानी कि हौसला देने की कोशिश की। बट जॉन सेड, किंतु जॉन ने कहा, डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से बिल्कुल नहीं डरते। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम सब इकट्ठे हैं। कितना पॉजिटिव थिंकिंग यूज किया। यू एंड मम्मी, कौन कौन, राइटर, उसकी वाइफ, शू एंड आइकॉन, जॉनथन। द राइटर कुड फाइंड नो वर्ड्स, राइटर के पास कोई शब्द नहीं थे उस बच्चे के क्वेश्चन के रिप्लाई में कहने के लिए। बट ही डिटरमाइंड टू फाइट द सी इन एवरी वे, किंतु राइटर ने जो है अपने माइंड के अंदर, अपने अंदर ही अंदर डिटर्मिनेशन किया, डिसाइड किया, निश्चय किया कि अब हमें किसी भी हाल में अपने आप को बचाना है, समुद्र से हमें फाइट करनी है, और कोशिश यही रहेगी कि हम सब सेफ रहें। तो इस प्रकार का वो डिसाइड करता है। तो स्टूडेंट्स 4 और 5 जनवरी को जो मेंटल कंडीशन उनकी थी इसके बारे में बताया गया है, बच्चों की थिंकिंग क्या थी और राइटर की थिंकिंग क्या थी, उसने क्या डिटर्मिनेशन किया था, किस प्रकार से उनको 2 दिन के बाद भोजन जो है उनको मिला था, तो सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब देखिएगा इसका लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, उस पर भी फोकस कीजिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स, यानी घटनाओं के वर्णन में जो तब्दीलियां आई स्टूडेंट्स, उनका वर्णन कीजिएगा।
जो भी सिचुएशन घटित हो रही थी उनमें जो भी तब्दीलियाँ आ रही थी तो उनका वर्णन करना है एज इंडिकेटेड, जो कि दिखाई गई है इन द 3 सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि कहानी के जो 3 पार्ट बनाए गए हैं, जो 3 सेक्शंस बनाए गए हैं, 3 ईयर्स की जो उनकी जर्नी थी उसमें जो भी घटनाएं घटित हुई तो उनका वर्णन कीजिए, जो उसमें किस प्रकार की तब्दीलियाँ आई। तो आंसर देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन मेड फॉर द 3 ईयर जर्नी। यानी कि जो फर्स्ट सेक्शन है कहानी का, जो फर्स्ट फेज है, उसमें क्या वर्णन किया जाता है स्टूडेंट्स कि द प्रिपरेशन मेड फॉर द 3 ईयर जर्नी। उन्होंने 3 साल की जो जर्नी थी उसकी तैयारी की। आफ्टर द फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी, जर्नी का जो फर्स्ट लेग था, फर्स्ट टर्न था, उसका कंप्लीट हो जाने के बाद देयर इज अ सेंस ऑफ होप, वहाँ उम्मीद की भावना थी और काफ़ी वो खुश थे। इन स्पाइट ऑफ द रफ वेदर, मौसम हालांकि ख़राब था फिर भी वो खुश थे, उनको होप थी कि उनकी जर्नी अच्छे से बीतेगी। दे सेलिब्रेट देयर क्रिसमस, उन्होंने अपना जो क्रिसमस का जो डे था उसको सेलिब्रेट किया बड़ी खुशी से। एंड न्यू ईयर्स डे ऑन बोर्ड, और जहाज़ पर ही अपने नए साल का दिन बड़ी खुशी से सेलिब्रेट किया। बट देन दे आर कॉट इन ए टेरिबल स्टॉर्म, किंतु तब वे एक बड़े भयानक तूफान में फंस गए। दे थिंक देयर एंड इज नियर, उन्होंने सोचा कि उनका अंत नज़दीक है। बट ईच वन शोज रेयर करीज, किंतु प्रत्येक एक ने अदम्य साहस दिखाया। रेयर करीज का मतलब होता है अदम्य साहस दिखाया। दे आर एबल टू स्पॉट, वे समर्थ हो गए स्पॉट करने में, ढूंढने में। ए टाइनी आइलैंड, एक छोटे से आइलैंड को, इन द वास्ट ओशन, एक विशाल सागर में। इन द फाइनल सेक्शन, आखिरी सेक्शन में वी सी हम देखते हैं देयर चीयरफुल लैंडिंग, उनकी बड़ी खुशी खुशी से लैंडिंग होती है। वो कदम रखते हैं काफ़ी वक्त समय के बाद उस जो आइलैंड पर, तो बड़े खुश होते हैं। द राइटर फील्स ग्रेटफुल, राइटर काफ़ी आभार महसूस करता है। टू ऑल दोज, उन सभी का, हु स्टूड बाय हिम, जो उसके साथ खड़े रहे। ड्यूरिंग द टेरिबल डेज, उन भयानक दिनों में उसके साथ जो खड़े रहे, उनका वो काफ़ी आभार प्रकट करता है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। यानी कि मैंने कोशिश की है आपको स्टोरी से रूबरू कराने की, स्टोरी से परिचित कराने की, और स्टोरी पर बेस्ड टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो कि कम्प्लीटली जो स्टोरी पर ही आधारित हैं, वो मैंने 3 क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, और इन्हीं में से आपके फाइनल पेपर में क्वेश्चन आने वाला स्टूडेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।